7 चैप्टर है हमारा देश। तो भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है और पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पहाड़, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति से भी बहुत भिन्नता है। संस्कृति में बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ठीक है। 2011 में गणना हुई थी, 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना नहीं होने दी। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। अब देखते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है? तो ये चैप्टर हमने शायद 2nd या 3rd में पढ़ा था, मानक समय क्या होता है। तो हमारे इंडिया में जो मानक समय है स्टैंडर्ड वो 82.3 है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। मानक समय की जो रेखा होती है वो इंडिया में, अब यहाँ जगह नहीं है इंडिया बनाने के लिए, लेकिन वो इंडिया में तो उस चैप्टर में समझाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्थिति। तो इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़े थे उसमें देखा था, यहाँ फिर से देख लेते हैं एक बार कि ये डायग्राम से ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाता है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। ये कहाँ गया? पिक्चर बनाई थी। हाँ, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये हमने देखा था। ये क्या था? ये धरती को हमने जब बीच से 2 भागों में डिवाइड किया था, इक्वेटर माना था बीच के भाग को, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमि के बीच की जो रेखा। तो ये उत्तरी भाग था और भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। यहाँ एशिया है और एशिया में इंडिया है। तो कर्क रेखा, इसके ऊपर जो कर्क रेखा थी एक 23°30 उत्तर में, ठीक है, देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। तो ये जो कर्क रेखा है ये एशिया है, यहाँ हमारा इंडिया है। ठीक है। तो इंडिया के लगभग मध्य भाग से गुजरती है और दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8°4 उत्तर तथा 37°6 उत्तर अक्षांशों का बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68°7 पूर्व तथा 97°25 पूर्व देशांतरों के बीच है। तो ये जो हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़े थे ना, अक्षांश और देशांतर, ये इस तरह की जो रेखाएं थी उनको हम अक्षांश कहते हैं, समानांतर रेखाओं को, और जो खड़ी रेखाएं थी उनको देशांतर कहते हैं। तो ये ये हमारा देश जो है वो कितने अक्षांश पर है और कितने देशांतर पर है, वो यहाँ बताया गया है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति
किस गोलार्ध में होगी। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2। अब जैसे हमारे इंडिया का ही है, ठीक है, इंडिया में भी हमने देखा था कि आसाम में 5 बजे सूर्योदय होता है और गुजरात में 7 बजे, तो यहाँ 1.25 घंटे का अंतर था। तो वही ये बता रहे हैं कि 2 घंटे का अंतर होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। तो इसीलिए माना गया है ताकि इसमें एक ही टाइम जोन से काम चल जाए, ठीक है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश 7 देशों की स्थलीय सीमा इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। तो ये मैप देखने से समझ में आएगा कि 7 कौन कौन से देश हैं जिनसे हमारे देश की स्थलीय सीमाएं जुड़ी हुई हैं। तो एक ट्रिक थी जो हम कई बार याद करते हैं ना, बचपन में एमबी किया, तो उससे याद ज्यादा अच्छे से रहती है। इससे एक सीक्वेंस भी बनता है, जैसे बांग्लादेश, ठीक है, बी से बांग्लादेश और चा से चाइना, ठीक है, चाइना, और पी से पाकिस्तान। तो हमारे देश की जो सबसे ज्यादा सीमा लगती है वो बांग्लादेश से, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक लगती है सबसे ज्यादा सीमा। सेकंड नंबर पे लगती है चाइना से और थर्ड नंबर पे लगती है पाकिस्तान से। तो फिर ना से नेपाल, ये नेपाल से लगती है 4th नंबर पे। एमबीए किया यानी कि एम फॉर म्यांमार, फिर म्यांमार, एमबीए किया, फिर म्यांमार के बाद फिर अफगानिस्तान से बहुत ही कम लगती है, ठीक है, एमबीए, ठीक है। तो ए फॉर अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान से हमारे देश की सिर्फ इतनी सी सीमा लगती है, बहुत ही कम सीमा लगती है, ठीक है। तो 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। तो इनका नाम पता करने के लिए कहा गया था, तो वो नाम हमने पता कर लिए हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान और म्यांमार। तो 7 हो गए, 3 म्यांमार, 7 हो गए, ठीक है। और फिर क्या है, ये तो उसके स्थल सीमा वाले देश हो गए, और नीचे 3 तरफ से पानी है इसमें। अब ये चित्र दिया गया है, तो इसमें हमने उसे क्या पढ़ा था कि हमारे देश से क्या ये है, कौन सी रेखा है, बीचों बीच से गुजर रही है, कर्क रेखा, ठीक है। ये जो कर्क रेखा है, अब इसके लिए भी प्रश्न आते हैं कि जो कर्क रेखा है वो हमारे देश के कितनी स्टेट से होकर गुजरती है। तो एक तो होगी राजस्थान, दूसरी होगी मध्य प्रदेश, तीसरी होगी छत्तीसगढ़, चौथी होगी झारखंड, और ये बंगाल, पश्चिम बंगाल, और हमारे देश में किससे, मिजोरम से, और ये त्रिपुरा, ठीक है। तो ये जो पेन कहाँ गया, तो ये जो हमारी कर्क रेखा है वो इन स्टेट से होके गुजरती है। उसमें भी झारखंड की जो कैपिटल है रांची, उसी के ऊपर से गुजरती है। तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट फिर क्या था, इनमें से कौन कौन से देश जिनकी सीमा समुद्र से नहीं जुड़ी हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो जो पाक स्टेट हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उसमें पूछा था राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28
राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश में। ये एकदम नया अपडेटेड बुक्स, पहले आपने पुरानी पढ़ी होंगी लेकिन मैंने वीडियो अभी इसीलिए बनाया ताकि आप अपडेट रहें। एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है, वैसे पुरानी भी फायदेमंद होती हैं लेकिन नई अपडेटेड पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये मैप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो बताइए इस तरह के मैप को क्या कहते हैं, जिसमें क्या दिया जाता है, नदियां वगैरह दी जाती हैं। तो इस तरह के मैप को क्या कहते हैं। ये भौतिक विभाजन है, बांटा गया है। ये दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, ये बॉक्स काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा बेसिन नदी में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में, हमने इससे पहले ही जो चैप्टर पढ़ा था उसमें सहायक नदी को देख चुके हैं पिक्चर के द्वारा, तो आप समझ गए होंगे कि सहायक नदी कैसी होती है, ठीक है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, याद रखना, ठीक है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। तो सुंदरबन डेल्टा, प्रश्न कई तरह से बनता है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं, तो ये करती हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। और इस डेल्टा की आकृति कैसी है, तो ये ट्रायंगल है, त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है, ठीक है। फिर भौतिक विभाजन में देखते हैं। भारत में पाए जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप समूह, उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय, ये बताया गया है कि मतलब होता है बर्फ का घर। आलय मीन्स घर, विद्या, आलय विद्या का घर है। हिमालय पर्वतों को 3 मुख्य समयांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मैदान कैसे बनते हैं, ठीक है। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है, और कुछ ने भी था कि जनसंख्या अधिक क्यों होती है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पतियों की मात्रा बहुत अधिक है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं एवं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये बात याद रखने योग्य है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो नर्मदा तथा तापी नदी है, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। देखिए हमारे इंडिया में ज्यादातर नदियां पूरब की तरफ बहती हैं, ठीक है, इधर पूरब है ना, लेकिन जो नर्मदा और तापी हैं वो पश्चिम की तरफ बहती है, यानी इधर बहती हैं पश्चिम की तरफ। और इंडिया में इधर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। तो ये जो पश्चिम की तरफ बहेंगी तो वो अरब सागर में गिरेंगी, जबकि ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे हैं और पूर्वी तटीय मैदान काफी चौड़े हैं, है ना, अपेक्षाकृत। अब नेक्स्ट है ये, क्या आप जानते हैं प्रवाल
छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये प्रवाल है, प्रवाल द्वीप है। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। आजकल न्यूज में आ रहा है कृष्णा नदी पर एक चल रहा है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। तो ये हमने देख लिया। अब ये बच्चों की कविताएं हैं, ड्राइंग है। तो ये क्या बताना चाहती है, ये चैप्टर भी खत्म हो गया, बहुत बड़ा नहीं था। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं, लक्षद्वीप और द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्र तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। तो जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगी, इस बुक में नहीं लिखा है, मुझे लगा तो शायद लिखा होगा क्योंकि मैंने सुना था, लेकिन जरूरी नहीं है। तो एक न्यूज में आया था, अमेरिका में एक लड़की थी, छोटी सी बच्ची थी, शायद 8-9 साल की। तो उसने कई लोगों को बचाया। कैसे, सुनामी से कैसे बचाया, तो वहाँ पढ़ाया जाता है स्कूलों में। वैसे यहाँ भी अपने इंडिया में एनसीईआरटी बुक सबसे बेस्ट है, यहाँ भी बहुत नॉलेज है। और साथ में अगर कुछ छूट भी गया है ना, तो टीचर को इतना प्रशिक्षित होना चाहिए कि वो बच्चों को अलग से बता सके। तो क्या किस तरह से उस लड़की ने पहचाना, वो मैं बता रही हूँ कि जब सुनामी आती है तो पानी पीछे की तरफ जाता है। वैसे एनसीईआरटी बुक में भी है, शायद मैंने पढ़ा था, आगे क्लास में आएगा। पानी पीछे की तरफ जाता है, पानी पीछे की तरफ जाए एकदम से, क्योंकि अंदर वो बन रहा होता है। पीछे की तरफ जाए पानी तो समझ लेना सुनामी आने वाली है। तो इस तरह उस लड़की ने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी सुनामी आने वाली है, पानी पीछे की तरफ जा रहा है। तो फिर उसकी मम्मी ने और लोगों से बोला और काफी लोग के सारे लोग ही उस तट से हट गए। तो इस तरह से कई लोगों की जान बच गई थी। ठीक है, तो ये जो न्यूज में बात कर रहे थे 2004 में, वो हमारा एक्चुअली अंडमान निकोबार द्वीप समूह था जहाँ पे सुनामी आई थी। और इसमें जो भारत का जो पॉइंट है वो भी डूब गया था। जैसे पूर्वी पॉइंट, पश्चिमी पॉइंट, उत्तरी और दक्षिणी पॉइंट होते हैं, तो इंदिरा पॉइंट जो था अंडमान निकोबार द्वीप में, वो डूब गया था। अब हम थोड़ा प्रश्नोत्तर हल कर लेते हैं, जितना हो जाएगा। भारत के कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। भारत की, देखिए आज प्रश्न थोड़ा लेट हो रहा है, प्रश्नोत्तर इस चैप्टर में कल कर लूंगी। भारत की स्थलीय सीमा तथा 7 देशों से जुड़ी हैं, उनके नाम लिखिए। कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो अभी ऊपर ही हमने पढ़ा था, थोड़ा ताप्ती और कौन सी याद कीजिए। तो आप इनके आंसर हल करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊं उससे पहले मैं इस चैप्टर के आंसर ही हल कर लूंगी, उसके बाद ही फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और राज्यों की राजधानी एक ही है, बताना है कितने, किन राज्यों की। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में निवास करती है, क्यों? तो उत्तरी मैदानों में क्यों अधिक जनसंख्या निवास करती, बताना है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां उस द्वीप का निर्माण ही प्रवालों से हुआ है। और हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग क्या कहा जाता है? सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पाक जल संधि किन देशों के बीच है? तो श्रीलंका और भारत के बीच है ये। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? तो अरब सागर में आपके लक्षद्वीप समूह है, मालदीव है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली है, खालिस्तान भरने है। तो ये मैं कल करूंगी,
आज अब रहने देते हैं, टाइम काफ़ी हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आंसर पहले करेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो धन्यवाद।